दिल्ली में आना चाहते हो लेकिन आईसीयू या वार्ड में क्या क्या काम करना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में डाउट है आपको तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो में आपके सब डाउट क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीयू या वार्ड के अंदर आपको शुरू से लेके एंड तक क्या क्या काम करना पड़ता है अगर आप फ्रेशर आते हो या आप एक्सपीरियंस्ड आते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वार्ड के अंदर आपको क्या क्या काम करना है। तो अगर वार्ड की बात करें तो हम मॉर्निंग ड्यूटी लेके चलते हैं। आपकी मॉर्निंग ड्यूटी है और आप वार्ड में आते हो 7:30 पे। अगर जो मॉर्निंग ड्यूटी है वो आपको पता है 7:30 से शुरू होती है, 2:30 तक जाती है, मतलब टोटल अराउंड 7 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो 7:30 से जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो, सबसे पहला आपका काम होता है पंच लगा के अपने वार्ड में आना। वार्ड में आने के बाद वहाँ पे आके सबसे पहले आपको इन्वेंट्री चेक करनी होती है। आपके नाम के आगे आपकी एलोकेशन डली होती है, आपको कौन कौन से पेशेंट मिले हैं और कौन कौन सी इन्वेंट्री मिली है। तो इन्वेंट्री में आपका स्टॉक हो सकता है कि क्या क्या मेडिसिन का स्टॉक जो कि, और उसके बाद क्या क्या इक्विपमेंट्स है आपकी वार्ड में उसके बारे में हो सकता है, या आपके क्रैश कार्ड हो सकता है। तो मतलब कोई भी इन्वेंट्री जो आपको डली होती है, एलोकेशन आपकी होती है, वो आपको चेक करनी है। इन्वेंट्री चेक करते करते आप आराम से 20 मिनट ले लेते हो। उसके बाद आपके जब 8 बज जाते हैं तो आप ओवर लेना स्टार्ट करते हो। उसके बाद जो जो एलोकेशंस आपकी डली होती है, जैसे वार्ड में नॉर्मली 6 से 10 या 9 एलोकेशन डलती है, मतलब 9 तक पेशेंट आपको मिलते हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपको 6 के 6 ही पेशेंट मिलेंगे, क्योंकि हर जगह पे स्टाफ के क्राइसिस चलता ही चलता है और आपको नॉर्मली वार्ड के अंदर 6, 7, 8 या 9 तक आपको पेशेंट मिल सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर्ड ऐसे होके आना है कि आपको 9 पेशेंट देखने पड़ सकते हैं। तो उसके बाद आपको हैंडओवर लेना होता है। हैंडओवर जैसे ही आप लेते हो, हैंडओवर लेने के बाद जितने भी पेशेंट आपको मिले होते हैं, आप सबके वाइटल इनिशियल वाइटल चेक करते हो। तो सबकी बेड साइड आपको जाना होता है, सबके वाइटल चेक करने होते हैं। तो आजकल जो बीपी ऑपरेटर्स है वो भी मैनुअल होता है, आपको जस्ट जाना है, लगाना है, बटन दबाना है और साथ में आप सैचुरेशन पल्स देख लेते हो, बीपी कितना है वो देख लेते हो, पेशेंट को फीवर तो नहीं है वो देख लेते हो। तो ये सारे वाइटल चेक करने के बाद आप वाइटल को रिकॉर्ड करते हो पेशेंट की फाइल के अंदर। तो जो नॉर्मल वाइटल है वो वार्ड के अंदर आप 2 बार चेक करते हो या 3 बार चेक करते हो अपनी ड्यूटी में। लेकिन अगर किसी पेशेंट के वाइटल्स ऊपर नीचे है, अगर किसी का बीपी ज़्यादा है, हो सकता है उसका हर 1 घंटे में चेक करना पड़े, या किसी को फीवर है तो हो सकता है हर 1 घंटे में फीवर चेक करना पड़े। अदरवाइज नॉर्मली आप 3 से 4 घंटे के बाद वाइटल चेक करते हो वार्ड के अंदर। जैसे ही आप वाइटल चेक कर लेते हो, उसके बाद आपका जो काम है वो है नोट्स, नर्सेज नोट्स। तो आप नॉर्मली क्या करते हो, जितनी भी आपकी फाइल होती है सारे पेशेंट्स की, आप पहले तो फाइल लिखते हो। तो हर हॉस्पिटल का अलग अलग है, किसी के जो नोट्स है आपके और हैंडओवर चेकलिस्ट है वो मैनुअल आपको फिल करनी पड़ती है, किसी किसी के सिस्टम में होती है। तो हैंडओवर चेकलिस्ट हो गई, उसके बाद आईवी कैनुलेशन की चेकलिस्ट हो गई, उसके बाद आपका नर्सेज नोट्स हो गए, आपका डायबिटिक चार्ट हो गया, आपका पेन असेसमेंट चार्ट हो गया। तो ये सारे चार्ट आपको फिल करने हैं। तो ओवरऑल आपको पूरी जो फाइल है वो कंप्लीट करनी होती है। तो जैसे ही आप फाइल कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपका काम होता है मेडिसिन का। तो मेडिसिन में क्या है कि जो नाइट स्टाफ होता है वो सारे जो भी आईवी इंजेक्टेबल होते हैं वो सारे दे के जाते हैं, आपको आईवी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ टैबलेट्स होती है, क्योंकि मोस्टली जो वार्ड में मरीज है वो सब यही बोलते हैं कि हम खाने के बाद दवाई खाएंगे। तो स्टाफ क्या करता है, फिर टैबलेट छोड़ देता है, बाकी सब मेडिसिन दे देता है। तो आपको क्या करना होता है, फिर टैबलेट जैसे ही आप अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करते हो तो फिर आप देखते हो मेडिसिन, या फिर मतलब जो भी फाइल है उससे पहले भी आपको टैबलेट्स मेडिसिन जो भी पेशेंट की है वो देनी होती है। तो यहाँ पे भी एक ये चीज़ है कि अगर आप मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जाते हो, मैक्स में क्या है कि वार्ड के अंदर आपके जो मेडिसिन नर्स है वो अलग होती है। मतलब मान लो मेरे पास 5 पेशेंट है ना, मुझे मेरे पेशेंट्स को मेडिसिन देनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेडिसिन नर्स जो होगी मैं उसको बोलूँगा कि ये जो मेडिसिन मेरे पेशेंट को देनी है। तो वो क्या करते हैं, वो मेडिसिन चार्ट लेके जाएगी, जितनी भी पेशेंट को मेडिसिन देनी है वो सारी मेडिसिन पेशेंट को दे देगी। आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग से मेडिसिन जो स्टाफ होती है वो अलग से मैक्स हॉस्पिटल में होती है, तो वो आपकी सारी मेडिसिन करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका काम होता है वो होता है मेडिसिन इंडेंट करने का। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो इंडेंट करते हैं, जैसे मैक्स की अगर बात करें या फोर्टिस की बात करें, अपोलो की बात करें, तो वहाँ पे डॉक्टर ही इंडेंट करते हैं जो भी मेडिसिन होती है, तो वो मंगवा के आपको देते हैं, है ना। और किसी हॉस्पिटल में क्या होता है कि आपको खुद टैबलेट इंडेंट करनी पड़ती है सिस्टम में, है ना, सिस्टम लगे होते हैं, आपको जस्ट मेडिसिन जो भी चाहिए, जितनी भी चाहिए आपको इंडेंट करनी होती है। और किसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे हमारे जो है वार्ड फार्मासिस्ट होते हैं, हम जस्ट जो भी हमें मेडिसिन चाहिए हम उनको चार्ट दे देते हैं कि ये सारी मेडिसिन है, कल तक के लिए मेडिसिन मंगवा दो। तो वो आएंगे, अपना मेडिसिन चेक करेंगे कि कितनी ऑलरेडी पेशेंट के पास है और कितनी मंगवानी है, तो वो सारे इंडेंट करके आपको दे देंगे।
ये होता है किसी किसी हॉस्पिटल में आपके लिए इजी होता है, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल में स्टाफ को ही इंडेंट करनी पड़ती है। उसके बाद होता है कि प्रोसीजर के बारे में। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका रेडियोलॉजी में अल्ट्रासाउंड प्लान होता है, सीटी स्कैन प्लान होता है, एमआरआई प्लान होता है, या किसी की सर्जरी प्लान होती है, किसी का गैस्ट्रो की सर्जरी, किसी की ऑर्थो की सर्जरी, है ना, अलग अलग। किसी के नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। तो ये सारे जितने प्रोसीजर या कोई टेस्ट वगैरह, ये सारे आपको नोट्स में देखने होते हैं और आपको करवाने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं रात को डॉक्टर लिख देते हैं कि इनका एमआरआई करवाना है, तो कमिंग मॉर्निंग एमआरआई, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी शिफ्ट में होना है, तो आपको वो करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें करते करते आपकी आधे से भी ज़्यादा ड्यूटी निकल जाती है। उसके बाद आपके कुछ जो डॉक्टर आते हैं उनके नोट्स आपको देखने रहते हैं ना। कुछ डॉक्टर बोलते हैं ये पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो, कुछ डॉक्टर पेशेंट के लिए अलग से टेस्ट बोल के चले जाते हैं कि इसके ये ब्लड सैंपल भेज दो, है ना, वो आपको भेजने हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ आपका काम चलता ही रहता है, आप फ्री कभी नहीं बैठते हो वार्ड में। और उसके बाद जो डिस्चार्ज वगैरह पेंडिंग होते हैं आपके, वो आपको डिस्चार्ज करवाने हैं ना। कुछ पेशेंट मॉर्निंग में डिस्चार्ज होने, कुछ इवनिंग में होने हैं, तो जिसका जितना भी होता है वो आपको काम करना होता है डिस्चार्ज का। या हो सकता है आपके पास कोई न्यू एडमिशन आए तो वो आपको देखना होता है, पेशेंट को मतलब वाइटल चेक करने हैं, फिर उसके बाद उसको कैनुला लगाना है, फिर क्या क्या डॉक्टर्स के ऑर्डर है वो फॉलो करने हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है वार्ड में चलता रहता है। तो उसके बाद जैसे ही आपकी ड्यूटी फिनिश होने वाली होती है, जैसे मान लो 1-2 बजे के आसपास, तब आपकी कुछ दवाइयाँ होती है जो देने वाली होती है, और साथ में शुगर वगैरह आप चेक करते हो पेशेंट की। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको इंसुलिन देना होता है, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो टीडीएस चल रहे होते हैं वो देने होते हैं। कुछ टैबलेट्स है जो टीडीएस चल रही है वो आपको देनी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको देख के कंप्लीट करके फिर जाना है। तो उसके बाद जैसे ही आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तब तक 2:30 तक मतलब जो आपका इवनिंग स्टाफ है वो आ जाता है, और तब आपको उनको हैंडओवर दे देना होता है। तो जैसे ही आप हैंडओवर देते हो उसके बाद आपकी छुट्टी आप जा सकते हो। और एक फाइल वर्क की अगर हम बात करें, फाइल वर्क में आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो उसमें आईवी चेकलिस्ट होती है जो मैंने आपको बताया, है ना। उसके बाद हैंडओवर चेकलिस्ट होती है, रीअसेसमेंट एक फॉर्म होता है, आपको डेली पेशेंट को असेस करना होता है ना। उसमें उसके सारे रिस्क, जैसे मॉर्सफॉल रिस्क हो गया, डीबीटी रिस्क हो गया, है ना, ये सारे, और बेट्स और ब्रेडन स्केल हो गया। तो ये सारे स्केल होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं और पेशेंट को असेस करना होता है डेली। उसके बाद डायबिटिक चार्ट मैंने आपको बता दिया, नर्सिस नोट्स मैंने आपको बता दिया, किसी किसी के सिस्टम के ऊपर डलते हैं और किसी किसी हॉस्पिटल में रिटर्न में लिखने पड़ते हैं। उसके बाद HIC चेकलिस्ट होगी। HIC चेकलिस्ट में जैसे किसी पेशेंट को सेंटर लाइन डली है, फॉलिस लगा है, तो वो आपको फिल करनी होती है। तो ये सारे फॉर्म है जो आपको फिल करने होते हैं। तो उसके बाद आता है ICU। ICU के अंदर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, तो ICU की अभी हम बात कर लेते हैं। तो वार्ड के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और अभी हम बात करते हैं ICU की। ICU में भी सेम ही ड्यूटी स्टार्ट आपकी होगी, मतलब 7:30 पे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तो 7:30 पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्वेंट्री चेक करनी है। उसमें भी आपको अपनी मेडिसिन हो गई, आपकी फ्रिज हो गई, क्रैश कार्ट हो गया, है ना, इमरजेंसी ट्रॉलीज हो गई, और ये सारे मतलब जो भी आपको एलोकेशन डली होती है वो देखना है। उसके बाद आप अपनी एलोकेशन देखते हो कि मुझे पेशेंट क्या डले हैं, कितने, 2 या 3 पेशेंट। तो ICU की यही रेशो होती है, 2 या 3 से ऊपर कभी आपको पेशेंट नहीं मिलता है। चाहे आप ICU, न्यूरो या सर्जिकल, किसी भी ICU में काम कर रहे हो, तो यही रेशो होती है जो आपको पेशेंट मिलते हैं, है ना। और अगर आपको 3 पेशेंट मिलते हैं तो फिर आपको स्टेबल पेशेंट मिलेंगे। अगर आपको 2 मिलते हैं, हो सकता है एक वेंटी और एक नॉन वेंटी वाला मिल जाए। तो ऐसे करके आपको पेशेंट जो है एलोकेट होते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपका हैंडओवर स्टार्ट होता है 8 बजे, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसमें आपको मतलब वार्ड का जो हैंडओवर है वो आप वैसे ही मतलब वहाँ पे पेशेंट की साइड पे जाके ले लेते हो, लेकिन इतना आप चेक नहीं करते हो। लेकिन ICU में जो पेशेंट्स का हैंडओवर होता है उसमें बेड साइड में आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो, जैसे प्रॉपर कैनुला चेक करते हो, कैनुला की डेट चेक करते हो, कौन सी डेट को डाला है, कैनुला वर्किंग में है या नहीं है। उसके बाद सेंटर लाइन के पोर्ट वगैरह चेक करते हो, सेंटर लाइन में कहीं ब्लड तो नहीं लगा हुआ है, कहीं स्टेन तो नहीं लगा हुआ है, अच्छे से क्लीन है पोर्ट या नहीं, सारे कवर करके पोर्ट को रखा हुआ है या नहीं, है ना। और ये सारी चीज़ें चेक करते हो, ड्रेसिंग कब चेंज हुई है ये चेक करते हो। उसके बाद ड्रेन वगैरह चेक करते हो कि पेशेंट को कोई ड्रेन लगी है या नहीं, है ना। फिर वेंटिलेटर, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आपको वो चेक करना है कि वेंटिलेटर की सक्शनिंग प्रॉपर हुई है, ड्रेसिंग चेंज हुई है या नहीं, पेशेंट का हेड जो है अप है या नहीं है ना। और उसके बाद जो IV फ्लूइड चल रहा है, IV फ्लूइड के ऊपर प्रॉपर आप स्टिकर चेक करते हो कि स्टिकर लगा हुआ है, डेट ऑफ ओपनिंग का स्टिकर, डेट ऑफ एक्सपायरी का स्टिकर, और फ्लूइड क्या चल रहा है, कितने ml/h चल रहा है,
कितने टाइम तक चलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। तो उसके बाद इन्फ्यूजन जो भी पेशेंट को चल रहे हैं वो सारे आप चेक करते हो कि इन्फ्यूज़न क्या क्या चल रहे हैं, कितने ml/h पे चल रहे हैं, कितने बजे तक चलने, और उसके ऊपर स्टिकर जो है डेट ऑफ ओपनिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, और इन्फ्यूज़न में क्या है उसके अलग से स्टिकर। तो बहुत मतलब झमेला होता है जो आप वहाँ पे जाके सीख जाओगे स्टिकर का। पुट ऑन स्टिकर जो है ज़रूर लगाने होते हैं, आईसीयू में खास करके इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद आप जब ओवर ले रहे होते हो, आप सबसे पहले नोट्स डॉक्टर के चेक करते हो। जैसे अगर आपने मान लो वही पेशेंट कल भी लिया है तो आप कल तक आपकी ड्यूटी के बाद के जितने भी नोट्स है वो चेक करते हो। अगर आपने वो पेशेंट कभी नहीं देखा तो आप शुरू से नोट्स सारे चेक करते हो। फिर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन थी वो भेजी हुई है या नहीं, कल्चर वगैरह भेजे या नहीं, कल्चर पेंडिंग तो नहीं है ना, ईटी कल्चर, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, ये सारे ही चीज़ें आप चेक करते हो। नोट्स खास करके आपको चेक करने होते हैं। उसके बाद वही आपको सेम ही चीज़ें देखनी, क्या प्लान है आज का, कोई प्रोसीजर प्लान तो नहीं है, या कोई कल्चर तो नहीं भेजने हैं नए वाले, या फिर पेशेंट का एक्सट्यूबेशन प्लान तो नहीं है, या सेंट्रल लाइन इंसर्शन प्लान तो नहीं है, या ब्रोंकोस्कोपी प्लान तो नहीं है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, कुछ भी मतलब जो भी प्रोसीजर है वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसके बाद जो वाइटल साइन है वो आपको हर घंटे के फिल करने होते हैं। वहाँ पे जैसे बड़ा एक मास्टर चार्ट होता है, उस पर सारे ही वाइटल साइन मतलब एक एक घंटे के आपको फिल करने होते हैं, है ना, हर घंटे के आपको वाइटल साइन फिल करने हैं। मेडिसिन जो वो भी यही यहाँ पे भी वही सीन होता है कि नाइट स्टाफ जो है सारे ही जितने भी आईवी इंजेक्टेबल है सब देके जाते हैं, लेकिन जो टैबलेट्स है वो नहीं दी होती तो वो आपको देनी होती है। तो फाइल वर्क की बात करें तो फाइल वर्क इसमें भी सेम ही होता है, आपको वो सारा ही फाइल वर्क करना पड़ता है जो आपको वार्ड में करना पड़ता है। बस फ़र्क ये है जो नर्सेज नोट्स होते हैं वार्ड में अगर आप रिटर्न में डालते हो मतलब अलग एक फाइल के अंदर, लेकिन इसमें जो नोट्स है नर्सेज नोट्स होते हैं वो चार्ट की बैक साइड पे ही आपको लिखना होता है। तो चार्ट की बैक साइड पे आपको वो सारी चीज़ें मिली होती है जिसमें आपको अपना नोट्स डालना है कि क्या क्या आप काम कर रहे हो, क्या क्या आपने करा, वो सारा जो भी आपकी शिफ्ट में हुआ है वो सारा उसमें नोट्स में लिखना होता है। तो मेडिसिन इंडेंट उसके बाद हम करते हैं, इसमें भी वही सीन होता है कि या तो अगर आपके हॉस्पिटल में नर्सेज करती है तो आपको वहाँ पे भी करनी है, अगर डॉक्टर करते तो वहाँ पे भी डॉक्टर करेगा, अगर वार्ड फार्मासिस्ट होते तो वहाँ पे भी वार्ड फार्मासिस्ट ही करेगा। तो उसके बाद इन्फ्यूजन्स की बात करें तो इन्फ्यूजन आपको हमेशा ही प्री लोड बना के रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर पेशेंट को, हर दूसरे पेशेंट को इन्फ्यूजन चल ही रहे होते हैं। किसी को नॉरेट चल रहा है तो किसी को डोपामिन, किसी को वैसोप्रेसिन, किसी को केसीएल चल रहा है, किसी को कुछ चल रहा है, किसी को सोडा बाइकार्बोनेट चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो आपको वो भी प्री लोड बना के रखने होते हैं अपने लिए भी और नेक्स्ट स्टाफ के लिए भी जब आपको हैंड ओवर देना है। तो उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, वो राउंड करते हैं और कोई वो आपको रेफरेंस बोलते हैं कि इस डॉक्टर की रेफरेंस करवा लो, किसी का क्रिएट बढ़ गया तो उसके लिए नेफ्रो की करवा लो, किसी की ओटीपीटी बढ़ गया, किसी को अब्डोमेन पेन है तो गैस्ट्रो को दिखा लो, है ना, किसी को हड्डी में दर्द है तो उसके लिए ऑर्थो को दिखा लो। तो मतलब ऐसे अलग अलग आपकी जो रेफरेंसेस है वो आप करवाते रहते हो। फिर उसके बाद डॉक्टर्स के ऑर्डर जो है वो आप फॉलो करते हो। साथ में आईसीयू में क्या होता है कि हर पेशेंट की मोस्टली क्योंकि ऑक्सीजन पे होते हैं, बाईपैप पे, वेंटी पे, तो हर पेशेंट का क्या करते हैं वो मतलब रेगुलरली हर 6 आवर्स के बाद एक एबीजी करवाते हो। तो आपकी ड्यूटी में भी जो एबीजीज वगैरह है वो आपको करवानी है। आपको एबीजी पढ़ना आना चाहिए, एबीजी के बारे में आपको हमेशा आना चाहिए अगर आप वार्ड आईसीयू में काम करते हो। तो अगर आपको एबीजी के बारे में पढ़ना है तो मैंने वीडियो भी बना रखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। तो अभी एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, आपको आईसीयू क्यों चूज़ करना चाहिए। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में हर किसी को यही बोलता हूँ कि कभी भी आप वार्ड को चूज़ मत करो, हमेशा आईसीयू चूज़ करो। वार्ड के लिए और बहुत लोग हैं लेकिन आपको आईसीयू में ही जाना है। आईसीयू में जाने का फ़ायदा एक तो ये है कि आपको पैसे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप एज ए स्टाफ नर्स आईसीयू में जाते हो तो 1500 से 2000 आपको अलग से सैलरी से अलग से आईसीयू अलाउंस मिलता है। अगर आप टीएल या सुपरवाइज़र के बेस पे जाते हो तो आपको 2500 to 3000 रुपीज़ अलग से चार्जेस मिलते हैं, मतलब पैसे मिलते हैं जो आईसीयू में काम करने के। उसके बाद क्या है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप आईसीयू में करते हो तो उसके मतलब अकॉर्डिंग आपकी थोड़ी सी प्रायोरिटी आपको ज़्यादा देते हैं वार्ड के मुकाबले अगर आप किसी नए हॉस्पिटल में जाते हो। तो इसलिए हमेशा क्रिटिकल एरिया में जाना चाहिए। क्रिटिकल एरिया में ओटी आ सकता है, आपका मेडिकल आईसीयू, न्यूरो आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू,
कार्डिक आईसीयू है ना, ये सारे जितने भी आईसीयू या इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो भी क्रिटिकल एरिया में आता है। तो ये सारे क्रिटिकल एरिया में आपको जाना है। तो आईसीयू में जाने के लिए या वार्ड में जाने के लिए, हर किसी में जाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इंटरव्यू क्लियर करनी होती है। तो इंटरव्यू क्लियर करना आजकल बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। तो इसी चीज़ को इजी करने के लिए मैंने जो है कोर्स अपना बनाया है। तो मेरे कोर्स के साथ अभी तक मैंने 50+ स्टूडेंट को हॉस्पिटल में लगवा दिया है। तो अगर आप भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, या आप भी इंटरव्यू दे दे के थक गए और आपकी क्लियर नहीं हो रही और आप सोच रहे हो कि यार मैंने नर्सिंग करके पंगा ले लिया, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मेरे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है फ्रेशर होते हैं और हर फ्रेशर को मैं जॉब दिलवाता हूँ। आराम से वो 24-25 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपसे इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रही, या आपको दिल्ली आना है और आपको हेजिटेशन है कि मैं कैसे इंटरव्यू क्लियर करूँगा, तो मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें हट जाएगी, क्योंकि आपको मैं ऐसे रेडी करूँगा कि आपकी फ़र्स्ट इंटरव्यू आराम से ही क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, और नीचे स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख जाएगा। आपको जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तभी आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना। अदरवाइज़ अगर कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछना मुझे पूछ सकते हो।